साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल आर के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपना टॉपिक जो है वो अल्टरनेटर से चल रहा है और अल्टरनेटर के टॉपिक में अपन ने लगभग आधा चैप्टर जो है वो क्लियर कर लिया है। अब आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण। इससे पिछली क्लास में अपन ने अल्टरनेटर के वर्गीकरण को देखा था, अल्टरनेटर्स के टाइप्स को देखा था। तो वो अल्टरनेटर के टाइप्स का वीडियो जो है आपने जरूर देख लिया होगा। आगे का ये आज का जो वीडियो जो अपना होने वाला है ये है अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण का। आपने अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण जरूर पढ़ा होगा। लास्ट में फाइनली एक आपने जो है समीकरण जो है वो याद रख रखा होगा। अगर वो समीकरण आपको ये समझ में आ जाए कि वो किस प्रकार से बनी हुई है, उसका रीजन क्या है कि वो इस प्रकार से, यानी वो समीकरण जो है किस प्रकार से तैयार की गई है ताकि अपन उसी को क्यों याद करते हैं, तो वो सब कुछ आज अपने इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं अपन। वो है अपना अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण, यानी आज जो है अपन विद्युत वाहक बल समीकरण जो है ये देखने वाले हैं। तो देखो, आपको ये समीकरण जो है, वैसे तो आपको ये पता ही है कि समीकरण होती क्या है इसकी, लेकिन फिर भी आज अपन इस पर बात करने वाले हैं कि वो किस प्रकार से बनी है। तो वीडियो को तक अंत तक जरूर देखें आप। सबसे पहले देखिए आप इसमें, सबसे पहले आपको पता है कि अल्टरनेटर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो फैराडे के नियम के अनुसार होता है। तो फैराडे के जो सेकंड लॉ है अपना, उसी के आधार पर ये ईएमएफ समीकरण बनी है। आप देखिए फैराडे के नियम के अनुसार, फैराडे के नियम के अनुसार अब पता है कि फैराडे का नियम जो है, यानी उत्पन्न ईएमएफ जो है वो होता है अपना डी फाई बाई डी टी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन और फ्लक्स में परिवर्तन में लगा समय, यानी फ्लक्स परिवर्तन की दर जो है ये ईएमएफ या उत्पन्न ईएमएफ पर डिपेंड होती है। आपको पता है कि ये डी फाई और डी टी जो है ये चुंबकीय फ्लक्स होता है और ये टी जो है अपना समय होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन का समय है और ये फ्लक्स में परिवर्तन है। देखिए आगे, इसी के आधार पर अपन को पता है कि अपना जो ये फ्लक्स है, यानी अल्टरनेटर में जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कौन तैयार करता है, तो फील्ड वाइंडिंग करती है। फील्ड वाइंडिंग कहाँ होती है? पोल पे होती है। तो ये फ्लक्स जो है पोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने जो है फ्लक्स को जो है अपन पोल के आधार पर देखेंगे तो अपना ये जो फ्लक्स है ये हो जाएगा, यानी अपन फाई या डी फाई बराबर जो है अपन लिख सकते हैं पोल गुणा फ्लक्स या पोल गुणा फ्लक्स। तो ये फ्लक्स जो है ये पोल के आधार पर डिफाइन किया जाएगा। फिर आगे देखिए, नीचे समय जो है वो dt रही जाएगा। तो आपको पता है कि ये समय जो है ये अपन आरपीएम में लेते हैं, यानी उसकी घूर्णन गति के आधार पर ही समय डिसाइड होगा। तो उसकी घूर्णन गति जो है वो आरपीएम में होती है। तो देखिए किस प्रकार से होगा, यानी अपन जो है dt की जगह लिख सकते हैं 60 डिवाइड बाई n, यानी n जो है ये घूर्णन गति होती है और 60 अपन यहाँ पर आरपीएम के लिए लिया है। यदि घूर्णन गति आरपीएस में हो तो यहाँ पर केवल n अपन को लेना है, 60 नहीं लेना है। तो आपको पता है कि ये पी फाई जो है ये किसकी जगह अपन लिखने वाले हैं? डी फाई की जगह, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन जो है वो पोल के आधार पर होता है। पोल जितने होंगे उतने ही ज्यादा पोल के आधार पर फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो उसके पोल से अपन ने मल्टीप्लाई कर रखा है। dt जो है ये समय होता है और यहाँ पर अल्टरनेटर में समय जो है वो घूर्णन गति पर डिपेंड करेगा। जितना तेज अल्टरनेटर रोटेट करेगा उतना ही समय कम लगेगा, जितना धीरे करेगा रोटेशन उतना ही समय जो है वो अधिक लगेगा, यानी सीधा समय जो है वो गुणन गति पर डिपेंड करने वाला है। तो यहाँ पर dt के लिए अपन ने 60 बाई n लिखा है। ये 60 जो है अपन ने, आपको मैंने बता दिया है, आरपीएम के लिए होता है। अगर ये घूर्णन गति अपनी आरपीएस में होती है तो यहाँ पर केवल और केवल अपन n लिखने वाले हैं। तो अब देखिए आगे की इसकी पोजीशन आपको समझ में आ रही होगी अपन किस प्रकार से करने वाले हैं। अगर थोड़ा बहुत भी आपने इसको पढ़ा है तो ये सब कुछ आपको क्लियर से समझ में आ जाएगा। हालांकि फिर भी आप कोशिश करें, मैं मेरी तरफ से पूरी आपको कोशिश करूंगा कि ये जो ईएमएफ समीकरण है आपको समझाया जाए। देखिए आगे, यानी अब जो है अपन ये डी फाई का मान अपन पी फाई लिखने वाले हैं और dt का मान 60 बाई n लिखने वाले हैं। तो ये इस समीकरण के आधार पर अपन इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, ये डी फाई की जगह अपन लिखेंगे p मल्टीप्लाई फाई, p मल्टीप्लाई जो है ये लिखेंगे चुंबकीय फ्लक्स। फिर आगे लिखेंगे dt की जगह अपन लिखने वाले हैं 60 डिवाइड बाई n। तो देखो अब n जो है यहाँ पर बटे के अंदर है, तो इसको जो है अपन ऊपर कर देंगे तो ये जो है अपना मल्टीप्लाई में हो जाएगा ऊपर जाके, यानी ये हो जाएगा p
फाई मल्टीप्लाई एन, और नीचे जो है वो बच जाएगा अपने पास 60। ठीक है, ये आपको यहां तक पूरा क्लियर हो रखा होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं। देखिए सबसे पहले अपन ने डी फाई का मान यहाँ पे पी फाई लिखा है, क्योंकि फ्लक्स जो है वो पोल पर डिपेंड करता है। फिर डी की जगह अपन ने 60/n लिखा है। ये n क्यों लिखा है? क्योंकि ये अपना जो समय है, फ्लक्स में परिवर्तन का जो समय है, ये घूर्णन गति पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर अपन ने घूर्णन गति को 60/n लिखा है। यदि घूर्णन गति आरपीएम में है इसलिए अपन ने 60/n लिखा है, आरपीएस में होगी तो यहाँ पे केवल n लिखने वाले हैं। फिर आगे देखिए, इसी सूत्र के अंदर अपन ने ये वाले मान जो है ये यहाँ पर पुटअप किए हैं। फिर उसके बाद में देखिए अपन ने क्या किया है, 60 जो n था इसको n को ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई में रख दिया, तो कन्वर्जन के आधार पर ये अपना p मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई n हो जाएगा और डिवाइड बाई 60 हो जाएगा। अब आगे देखिए इसको किस प्रकार से अपन हल करेंगे। अब आपको पता है कि आपको एक सूत्र याद होगा जो अपन ने पहले बता रखा होगा। आपको फ्रीक्वेंसी का एक सूत्र होता है। फ्रीक्वेंसी का सूत्र जो है ये होता है अपना P मल्टीप्लाई n बटा 120। ये जो फॉर्मूला होता है ये अपना फ्रीक्वेंसी का है। इसकी क्लास अपन ने एक अलग से लगा रखी है, तो वो क्लास आप जरूर देखें, उसमें से ये सूत्र के रिलेटेड सारी कंफ्यूजन जो है वो आपकी दूर हो जाएंगे। अभी इसी के कन्वर्जन के आधार पर अपन n यदि पता करें, n अपन पता करें तो ये सूत्र जो है ये हो जाएगा अपना 120 f अपॉन p जो है ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा। यानी अब आपको सीधा सा समझ में आ रहा होगा कि n बराबर होता है 120 मल्टीप्लाई f डिवाइड बाई p। ये अपना n का मान होता है। तो यहां पर अपने पास n है, इस n की जगह पर ये वाला फॉर्मूला रखने वाले हैं। तो आगे देखिए इसी के आधार पर अपन रखेंगे। तो देखो p जो है ये ऐसा कैसे ही रख देंगे, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई को इस डॉट के आधार पर दिखा देते हैं, और 5 आ जाएगा, और फिर n की जगह देखो अपन ये लिखने वाले हैं 120 मल्टीप्लाई f, ये लिखने वाले हैं, और फिर डिवाइड आ जाएगा। डिवाइड नीचे जो है अपने पास यहाँ से 60 बच रहा है और उधर से p बच रहा है, तो यहाँ पर अपन ने p लिख लिया है। अब देखिए आप इसको पूरा हल कर सकते हैं। जब इसको पूरा हल करेंगे देखो p से p जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 60 से ये 120 जो है ये 2 बार हो जाएगा। यानी अपने पास जो बचेगा वो 225f जो है ये अपने पास बचेगा। तो ये जो मान आया है ये मान अपने पास प्रति चक्कर का आया है। यानी प्रति चक्कर यदि आपको ईएमएफ पूछे तो ये मान अपने पास आता है 25f जो है ये मान अपने पास आता है प्रति चक्कर का। अब देखिए प्रति चक्कर के बाद में यहाँ पर ये जो मान है अपने, ये मान अपने औसत मान है। यानी ये औसत मान है, ये एवरेज वैल्यू है, ये औसत मान है, ये एवरेज वैल्यू है। तो ये 25f जो है ये औसत मान है। अपन को चाहिए आरएमएस वैल्यू, क्योंकि अपने सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर आरएमएस वैल्यू आपको पता ही है कि इसको फॉर्म फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपको पता है कि आरएमएस वैल्यू जब निकालते हैं तो आरएमएस बराबर अपना जो होता है वो होता है औसत मान मल्टीप्लाई आरएमएस मान, या फॉर्म फैक्टर जो है ये होता है फॉर्म फैक्टर। आरएमएस तो पता करना है, फॉर्म फैक्टर। यानी जब आपको आरएमएस वैल्यू चाहिए होती है तो आप क्या करते हो, औसत मान मल्टीप्लाई फॉर्म फैक्टर करते हो। तो औसत मान अपन को पता है 25f आ गया। फॉर्म फैक्टर आपको पता है फिक्स वैल्यू होती है साइन वेव की, और वो साइन वेव की वैल्यू जो है वो होती है 1.11। तो यहाँ पर अपन आरएमएस वैल्यू जो पता करते हैं ईएमएफ की आरएमएस वैल्यू जब अपन पता करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई f जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन किससे, फॉर्म फैक्टर से, जो होता है 1.11। तो अब देखो इसको जब पूरा हल कर लेंगे तो ये ERMS जो है यानी आरएमएस वैल्यू जो है वो हो जाएगी अपनी 2.225f। ये जो है ये अपनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये एक और सूत्र है अपने पास में। यहां तक तो ये औसत वैल्यू है और ये अपन ने आरएमएस वैल्यू निकाल ली है। और आपको पता होना चाहिए कि ये केवल एक चालक की है, क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिखा है प्रति चक्कर ईएमएफ, यानी एक चालक का या प्रति कंडक्टर यहाँ पे अपन बात करें तो ये एक अपना ईएमएफ का समीकरण होता है।
अब देखो अपने ट्रांस दो जो है या चालक जो है वो अल्टरनेटर में बहुत सारे होते हैं, तो चालकों के आधार पर आप इसको देखेंगे। तो यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। मैं रिपीट करता हूं, देखो यहां तक अपन ने d∅dt देखा था, d∅ का वैल्यू p मल्टीप्लाई f देखा, फिर dt का मान जो है 60/n देखा। उसके बाद में इसी सूत्र के अंदर अपन ने ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है पुट अप कर दी। उसके बाद में हल करके अपन ने देखो p∅ लिख दिया और n जो है ये ऊपर आ जाएगा और 60 जो है ये नीचे रह जाएगा। फिर n का वैल्यू जो है अपन ने कहां से लिया है, इस सूत्र से लिया है, n बराबर 120 f/p होता है। तो यहां पर अपन ने p∅ ऐसा कैसा लिखा, n का वैल्यू जो है ये वाला लिखा 120 मल्टीप्लाई f और नीचे p आ जाएगा और इस सूत्र के अनुसार 60 यहाँ पे बचा है। काट पीट के जब अपन ने देखा है तो यहाँ पर अपन को पास मिला है 2∅f जो है ये मिला है और ये केवल एक चालक का अपन को औसत मान मिला है। तो यहाँ पर 2∅f जो है ये एक चालक का औसत मान मिला है। इस औसत मान को अपन को आरएमएस वैल्यू चाहिए होती है, तो आरएमएस वैल्यू को अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर फॉर्म फैक्टर से गुणा कर देंगे, क्योंकि आरएमएस वैल्यू होता है वो औसत मान मल्टीप्लाई फॉर्म फैक्टर होता है। तो औसत मान ये है अपने पास, फॉर्म फैक्टर जो है वो अपने पास 1.11 है। तो ये मान जो है अपने पास 2.225f जो है ये अपन को मिला है और ये केवल एक चालक का अपन को मिला है। आगे देखते हैं इसी सूत्र के अनुसार अपने जो है आगे प्रत्येक चालक होते हैं, यानी अनेक अल्टरनेटर में अनेक चालक होते हैं, तो उन चालकों के अनुसार ये मान किस प्रकार से आ जाएगा। यानी चालक जो है अनेक होते हैं तो चालकों की संख्या को जेड से दिखाते हैं, यानी जेड चालकों के अनुसार जेड चालकों में उत्पन्न ईएमएफ, जेड चालकों में उत्पन्न ईएमएफ, ये तो था एक चालक का ईएमएफ। अब यानी अनेक चालक हो गए तो उनको जेड चालकों में उत्पन्न ईएमएफ, तो ये हो जाएगा। इसको देखो यदि अपने पास चालक 10 है, एक चालक का पता हो तो 10 चालक का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे जेड चालक है तो इसको जेड से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2.225f और यहाँ पर आ जाएगा जेड। तो ये एक अपना समीकरण जो है ये बना है और इसके साथ में देखो आपको पिच फैक्टर और फॉर्म फैक्टर भी डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी ऐड करना है। तो उसके लिए आपको पता है यहाँ पे आप केपी और केडी जो है ये भी ऐड कर दोगे। इनका मान वैसे कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनका मान एक का तो इकाई से ज्यादा होता है, इकाई से कम होता है, तो ये लगभग नगण्य माना जाता है। तो ये जब क्वेश्चन में दे रखा हो, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन में दे रखा हो तो ऐड कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ भी सकते हैं। तो केपी केडी अपन ने साथ में याद कर रखा है। तो ये जो मान अपना आया है, ये जो समीकरण आई है, ये अपन को याद रखनी है 2.225 FZ KP और KD, ये जो है अनेक चालकों के संदर्भ में आई है। अब देखो इसके अलावा ये जो चालक के संदर्भ में अपन को दे रखी है तो ये समीकरण अपन लगाएंगे, और यदि ट्रन के संदर्भ में दे रखी है तो फिर अपन इस समीकरण को थोड़ा सा चेंज और करेंगे। देखो अपना जो जेड है ये जेड चालक होता है और अपना एक जो ट्रन होता है उसके अंदर दो चालक होते हैं, यानी ट्रन किसे कहते हैं, ट्रन देखिए इस प्रकार से होता है, ये अपनी एक क्वाइल होती है, तो ये क्वाइल है, ये अपना एक ट्रन बना है। इसमें चालक कितने हैं, इसमें दो चालक है, एक ये चालक है एक ये चालक है, जिसको अपन एक्टिव साइड कहते हैं। ये वाइंडिंग के चैप्टर में ऐसा सब कुछ आता है। तो एक ट्रन जो है उसमें दो चालक होते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में जेड बराबर अपन लिख सकते हैं 2t। जेड बराबर क्या लिखेंगे 2t, यानी एक जेड का मान जो है वो दो ट्रन के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर अपन क्या लिख लेंगे, यहाँ पर देखो ये जो है अपने पास ट्रन के संदर्भ में देखें, ट्रन के संबंध में ईएमएफ समीकरण, ट्रन के संदर्भ में ईएमएफ समीकरण, तो ये 2.22 ऐसा कैसे रह जाएगा। फिर यहाँ पे फाई एफ और जेड की जगह अभी अपन को 2t लिखना है, मल्टीप्लाई लिखेंगे 2t और फिर लास्ट में आ जाएगा केपी और केडी, केपी और केडी। ये इस प्रकार से अपने पास मान आ गया है। अब देखिए आगे अपन इसको हल करते हैं, तो देखो इसको 2t को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला 4.445f और t और kp और kd जो है ये मान आ जाएगा। तो ये फाइनली अपने पास ये समीकरण आ जाती है जो अपन को याद रहती है 4.445ft kp और kd। तो ये दो समीकरण तो ये है, एक समीकरण आपको यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये तीन समीकरण आप अल्टरनेटर से याद रख सकते हैं। ये तीनों ही समीकरण आपको ईएमएफ पता करने के लिए होती है, यानी अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण आपसे पूछे तो आप इसी को बता सकते हैं। देखो ये वाला जो है ये
चालक के संदर्भ में है तो यहाँ पर जेड दिखा रखा है और उसको 2.225 एफ जेड केपी केडी अपन लिख सकते हैं। और ये वाला समीकरण जो है ये टर्न के संदर्भ में है तो ये 4.445 एफ टी केपी और केडी अपन यहाँ पे लिख सकते हैं। तो केपी क्या होता है, पिच फैक्टर, और केडी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। मेरे ख्याल से ईएमएफ समीकरण का ये छोटा सा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको देखो फाइनली ये ईएमएफ समीकरण याद करनी होती है। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि ये समीकरण जो है किस प्रकार से तैयार हुई है। तो सबसे पहले आपको फेराडे के लॉज में अपन ने चला था, उसमें d∅dt देखा था, फिर d∅ को जो है पोल के संदर्भ में लिया, dt यानी समय को जो है अपन ने घूर्णन गति के संदर्भ में लिया है तो 60/n कर दिया है। फिर दोनों को मान d∅ और dt की जगह अपन ने रखे, उनका कन्वर्जन करके ये एक सूत्र जो है अपन ने तैयार किया था और ये समीकरण अपन ने पा ली है। तो ये अपनी जेड जो है यानी चालकों के संदर्भ में है, ये टर्न के संदर्भ में है। आई थिंक ये जो है आपको अल्टरनेटर का ईएमएफ समीकरण का छोटा सा टॉपिक जो है समझ में आया होगा। आगे की क्लास में अपन अल्टरनेटर का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं।